हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो हमने बात करी थी कि पाइथन लैंग्वेज काम करती कैसे है। जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस होती है वैसे ही बिल्कुल पाइथन लैंग्वेजेस होती है। चाहे तो आप इंग्लिश पढ़े, चाहे आप सी पढ़े, चाहे पाइथन पढ़े, सब कुछ एक जैसे ही है। तो जैसे इंग्लिश में सबसे छोटी चीज़ होती है अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले वही सीखते हैं। उसी तरह से पाइथन में कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले पाइथन के अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं ना। तो पाइथन के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सेट। ओके, चलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और देखता हूँ कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरह से पाइथन को यूज़ में लेने वाला है। इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना केवल आपको ये सीखना है कि पाइथन का प्रोग्राम बनाना कैसे है। मैं आपको हमेशा यही चीज़ कहता हूँ दोस्तों, कभी भी फोकस मत कीजिए कि पाइथन का प्रोग्राम लिख मतलब कैसे बनाना है। हमेशा फोकस ये कीजिए कि इसके पीछे हो क्या रहा है। अगर वो आपको पिक्चर समझ में आ गई, आप किसी मूवी के डायरेक्टर बन गए, तो आपको पता है कि बिहाइंड द सीन कैसे हमें करना है, तो हमें सीन कैसे क्रिएट करना होगा। तो उसी तरह से अगर आपको ये समझ में आ जाए कि बिहाइंड द स्क्रीन मेरा कंप्यूटर कैसे इसको समझता है, कैसे काम करता है, तो आप बेहतर प्रोग्राम लिख पाएंगे ना। तो चलिए सीखते हैं कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पर और यहाँ बात करते हैं हमारे कैरेक्टर सेट की। तो इंग्लिश में जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और हमारे पाइथन में जो सबसे छोटी चीज़ होती है उसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। पाइथन ये कहता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर अलाउड है जिससे आप पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं वो आपके पास हो सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। अभी हाल फिलहाल मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही ले रहा हूँ, वैसे हालांकि यहाँ पर और भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी और कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ हम लोग कुछ सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने किए भी होंगे, जैसे आपने हैश कहीं लगाया होगा या ब्रैकेट कहीं लगाए होंगे, डबल कोट्स, कॉमा, डबल कोट्स का जो एंडिंग वो सिंगल कोट्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन तरह के सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। कितने सिंबल होंगे वो हमारे कीबोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि पाइथन में नंबर भी अलाउड होते हैं दोस्तों, आप नंबरों का भी यूज़ कर सकते हो। नंबर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इन्हीं से सब कुछ हमें बनाना होता है, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर सेट में क्या होता है डिटेल में देख लेते हैं। इसके अलावा और भी एडिशनल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एडिशनल कैरेक्टर। एडिशनल कैरेक्टर मतलब आपके पास में चाइनीज कैरेक्टर, कोरियन कैरेक्टर, हिंदी कैरेक्टर, उर्दू कैरेक्टर, मराठी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर यहाँ पर होते हैं। इनको भी यूज किया जा सकता है पाइथन का प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए, लेकिन बनाने के लिए यूज नहीं करते हम लोग इनका। तो अगर मुझे आउटपुट पर किसी का नाम कुछ ऐसा देखना, सपोज करो कि मुझे ये लिखना है रेज्यूमे, तो रेज्यूमे एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ई के ऊपर ये लगता है। अब पता नहीं इसको ऑमलाउट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, जो भी है, लेकिन अगर आपको ये सिंबल यूज करना है तो ये भी अलाउड है दोस्तों। ओके, बट प्रोग्राम बनाते समय हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग प्रोग्राम बनाने के बाद जो आउटपुट देखते हैं तब इन सिंबलों का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके साथ में हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं, जैसे स्माइली स्माइली, उनका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन प्रोग्राम बनाते समय नहीं, आउटपुट देखते समय। तो जनरली जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं दोस्तों, उनके लिए ये ही अल्फाबेट काम में लेते हैं। ओके, आप सोचोगे सर मैं हिंदी के अल्फाबेट लेके कोई प्रोग्राम लिख सकता हूँ, नहीं। लेकिन अगर आप प्रोग्राम का आउटपुट देखना चाहें तो उसको हिंदी के कैरेक्टर में देखा जा सकता है। तो मेजरली देखा जाए तो ये तीन ही कैरेक्टर हमारे, जो तीन ही जो कैरेक्टर सेट है, यही हमारे पास में प्रोग्राम बनाने के लिए काम आते हैं। और इसका यूज हम लोग स्पेशली आउटपुट देखने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग प्रोग्राम बनाकर आपको सिखाएंगे। तो अभी के लिए इनको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, बिगिनर, क्योंकि हम लोग बिगिनिंग वाला कोर्स कर रहे हैं तो इसको भी कुछ टाइम के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों मेजरली, वो बात करेंगे कि अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, ये जो अलाउड है, इनसे हम लोग प्रोग्राम बनाए कैसे। आउटपुट देखना है वो बात की बात है, पहले प्रोग्राम बना तो लें। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा इनसे, ये देखते हैं। तो दोस्तों आप इन कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो, जैसे पाइथन का जो भी प्रोग्राम लिखते हो तो आप पी यूज़ कर सकते हो, आर यूज़ कर सकते हो, आई एन टी, फिर आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, फिर आप यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, आप लिख सकते हो हेलो 1 2 3, फिर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। आप यही तो लिखते हो पाइथन में। चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, पाइथन की जो आईडीएलई है, ओके, उसको ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आईडीएलई, ठीक है। वैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी काम कर सकते हो, आईडीएलई पे काम कर सकते हो, वो आपकी इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ काम करना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक लाइन को टेस्ट करना है, डिबग करना है, तब तो हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर लिखना चाहूँगा, सपोज करो प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स और अंदर मैं लिखता हूँ हेलो और 1 2 3, ठीक है। तो हमने देखा कि हम लोग अपने प्रोग्राम बनाने के लिए पी आर आई एन टी, कुछ लेटर, कुछ अल्फ़ाबेट, कुछ सिंबल का यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम आखिर पाइथन चलाता कैसे, कैसे समझता है, ठीक है।
इसकी भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ओके, और हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बड़ा काम का हो। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई हम लोग करेक्टर लिखते हैं और इन करेक्टर से वर्ड्स बनाते हैं। ओके, अब ये जो करेक्टर है अल्टीमेटली इनका क्या यूज़ है, पाइथन कैसे यूज़ करता है, उसकी मैं चर्चा करूँगा। आपको तो बस सिंपली प्रोग्राम लिखना है और बात खत्म। पाइथन या कंप्यूटर उसको कैसे समझता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों हमने करेक्टर पढ़े हैं यहाँ पर, ओके, जैसे कि आपने यहाँ लिखा PRINT प्रिंट, और आपने यहाँ लिखा हेलो, सपोज करो। तो पाइथन इसको कैसे देखता है? पाइथन देखता है कि भैया ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, ये सारे करेक्टर्स है, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा, ये सारे करेक्टर है। तो सबसे पहले पाइथन जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई इससे तो वो एक बाइनरी वाला कन्वर्ट करेगा ना भाई। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बाइनरी फॉर्म में आएगा, तभी मेरा जो CPU है या जो मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, वो उसको रन कर पाएगा। तो बाइनरी फॉर्म में कैसे आएगा, ये कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये वाला सा कैसे कन्वर्ट होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमें सीखना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कैसे काम करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जब किसी भी करेक्टर को, सपोज करो ये P है ना, इस P को हमारा पाइथन किस तरह से कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई इसकी बाइनरी कैसे बनेगी, ये आपको भी पता होना चाहिए और हमारे कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर को तो ऑलरेडी पता है, हमें कैसे पता चलेगा इस P की बाइनरी क्या बनेगी। तो दोस्तों कोई भी बाइनरी कैसे बनाते हैं, इन करेक्टर सेट की जो है ना, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो आपका अल्फ़ाबेट हो, या चाहे कोई सिंबल हो। जैसे आपको कैसे P का कैसे बनेगा, या फिर कैपिटल A की बाइनरी कैसे बनेगी, @ की बाइनरी कैसे बनेगी, और आपने यहाँ पर ले लिया 1, तो इसकी बाइनरी कैसे बनेगी। तो अभी हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे यह बाइनरी बनाता है, क्या वो काम करता है, ठीक है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में कैसे काम होगा ये, तो किसी भी करेक्टर, तो आपको पहले तो यहाँ पर करेक्टर की लिस्ट होगी, बनाई होगी ना, जैसे जिसमें के अंदर आपके पास में कैपिटल A भी होगा, स्मॉल a भी होगा, कैपिटल B, कैपिटल C लेकर होंगे। फिर कहीं ना कहीं आपके पास @ भी होगा, है ना, कुछ सिंबल भी होंगे, फिर कहीं ना कहीं आपके पास 0 भी होंगे। तो मैं प्रॉपरली लिख के देता हूँ ये। तो आप क्या करें, आपके पास में पाइथन जानता है कि भाई हमारे पास में सारे जो करेक्टर्स है उनकी एक लिस्ट बनी हुई है, ओके, जो कि अलाउड है हमारे प्रोग्राम बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में 0 भी है, 1 भी है, फिर कहीं हमारे पास में @ भी है, कैपिटल A भी है, कहीं ना कहीं हमारे पास स्मॉल a भी है। अब जब आप इनको अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो हमारा पाइथन कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो जब कोई भी करेक्टर अल्टीमेटली जब बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बाइनरी बनती जब इनकी कंप्यूटर इनकी बाइनरी बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं करेक्टर एनकोडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, करेक्टर एनकोडिंग स्कीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करेक्टर एनकोडिंग स्कीम, या फिर आप इसको खाली इनकोडिंग भी बोल दो तो भी चलेगा। तो करेक्टर एनकोडिंग स्कीम आपको ये बताती है कि ये करेक्टर अल्टीमेटली बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होंगे, ये हमें पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए कैसे काम करते हैं हम लोग इसके लिए हम लोग कैसे काम करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से चलिए, अब क्या होता है ये कि दोस्तों यहाँ पर जब ये कंप्यूटर साइंस में लिखे गए थे तो पाइथन जानता था कि भैया इनको यूज़ करते मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और प्रोग्राम अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो पाइथन को ये पता होना चाहिए कि इनकी बाइनरी आखिर बनेगी कैसे, मतलब इनकी करेक्टर एनकोडिंग क्या होगी, इनको कैसे एनकोड करेंगे बाइनरी में, ये कैसे होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारे कंप्यूटर साइंस में काफ़ी मेथड होते हैं, ठीक है, पॉपुलर मेथड है। जैसे एक तो आपने सुना होगा आस्की, अगर आपने नहीं सुना है तो मान लीजिए कि ऐसा कोई मेथड होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए, अमेरिकन इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं होता दोस्तों, फॉर हो गया, ऑफ हो गया, द हो गया, इनके लिए कोई नॉमिनेशन या इनके लिए कोई लेटर नहीं लिखते हम लोग। फिर ये आई है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो नेक्स्ट आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और इससे नेक्स्ट का होगा इंटरचेंज। तो ये एक मेथड है दोस्तों, ठीक है। ये मेथड दिया था आंसी ने, किस कंपनी ने दिया था, आंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मेथड सजेस्ट किया था, और इसको हम लोग कहते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ओके, जिन्होंने ये मेथड सजेस्ट किया था। और ये मेथड जो स्कीम है ये बताएगी कि किस तरह से कन्वर्ट होंगे बाइनरी में। तो ये जो स्कीम है दोस्तों ये काम लेती है हमारे पास में सी लैंग्वेज, ओके, जिसकी हेल्प से सी को ये पता चल जाएगा कि भैया ये जो करेक्टर्स है इनकी अल्टीमेटली सी किस तरह से बाइनरी बनाएगा। क्या पाइथन भी इसी इनकोडिंग को काम में लेता है दोस्तों? आंसर है यस या नो, दोनों। मतलब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ दोस्तों पाइथन के डिफरेंट वर्जन आए।
जब पाइथन के जो हम लोग प्रीवियस या इनिशियल वर्जन की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास में यही वो मेथड होता था जिसके थ्रू हम लोग अपने कोई भी प्रोग्राम के जो करेक्टर है उनकी बनाते थे बाइनरी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि अभी सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछली बार क्या हुआ या पुराने टाइम पर क्या होता था, आज की डेट पे क्या हो रहा है ये बताइए। तो आज की डेट पर दोस्तों आस्की का ही एक मिलता जुलता रूप है, एक और करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है, उसका यूज करता है पाइथन। वो क्या है वो करेक्टर एनकोडिंग स्कीम? तो उसका नाम है दोस्तों UTF-8। क्या नाम है उसका? UTF। ये भी आपकी एक, ये तो दोस्तों ये जो स्कीम ना UTF वाला एनकोडिंग स्कीम, ये तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि जो आस्की है वो उसी का कुछ पार्ट है। UTF जो होता है उसी का एक पार्ट होता है आस्की, ये मान लीजिए आज की डेट में ये होता है। तो UTF-8 जो है ये एक एनकोडिंग स्कीम है और ये पाइथन यूज करता है लेटेस्ट वर्जन में। दोस्तों मैं फिर जोर दे रहा हूँ, अगर आप नेट पर जाकर सर्च कर रहे हैं तो साथ में अगर कहीं लिखा हुआ है कि पाइथन यूज आस्की, है ना, ये आस्की मेथड फॉर करेक्ट एनकोडिंग, तो घबराएगा मत दोस्तों, आप उसका वर्जन जरूर देख ले कि वो कौन से वर्जन की बात कर रहा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3.9.5 वर्जन की, जिसके अंदर मेरी जो पाइथन है बाय डिफॉल्ट जो इसमें एनकोडिंग स्कीम होती है वो होती है UTF-8। UTF-8 के थ्रू मैं बता सकता हूँ कोई भी करेक्टर आपका किस तरह से कन्वर्ट होगा बाइनरी में, आप समझ रहे हैं? या फिर UTF-8 के थ्रू पाइथन को चल जाएगा कि पाइथन का जो प्रोग्राम जो हमने लिखा है इंग्लिश के अंदर, है ना, अल्फाबेट नंबर सिंबल यूज किया है, उसको पाइथन किस तरह से बाइनरी में बनाएगा, वो जो कन्वर्जन है उसको कहते हैं एनकोडिंग, और वो एनकोडिंग स्कीम जो काम में ले रहा है वो लेगा UTF-8। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी करेक्टर स्कीम्स होती है, ये आप जान लें, ऐसा नहीं कि दुनिया में दो ही है। लेकिन आज की डेट में चाहे इंटरनेट हो, चाहे हमारी पाइथन लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी नई लेटेस्ट लैंग्वेज हो, वो सभी UTF वाला यूज करती है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो आस्की है वो UTF का एक पार्ट है, उसी का एक सबसेट है। ओके, अब आपको समझाता हूँ कि UTF-8 किस तरह से काम करता है और हमारा पाइथन इसको किस तरह से यूज करेगा हमारे पाइथन के प्रोग्राम को बाइनरी बनाने के लिए, ताकि उसको रन कर सके। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी सी UTF-8 की बात करना चाहूंगा, और इससे पहले ये जो भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं। तो दोस्तों बात होगी यहाँ पर UTF-8 जो करेक्टर स्कीम है वही हमारा पाइथन काम में लेता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि पाइथन के जो करेक्टर सेट है, जो पूरा प्रोग्राम आपने लिखा PRINT, प्रिंट, डबल कोर्स, है ना, ये सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ये आपको पता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर पर तो 0-1 में आना जरूरी है। तो हमारा पहले तो प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो तो 0-1 में आएगा, ये अभी आप जानते हो। तो पाइथन वो काम कैसे करता है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ पर करेक्टर एनकोडिंग स्कीम जो होती है वो होती है आपकी UTF-8। अब UTF, है ना, UTF-8 क्या है, मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। UTF-8 इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और 8 जो है ये दिखाता है कि यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन 8 का मतलब होता है 8 बिट। क्या मतलब होता है दोस्तों? 8 का मतलब होता है 8 बिट। इसका मतलब है कि जब भी UTF-8 के थ्रू जब हम लोग इसके बाइनरी कैलकुलेट करते हैं तो इनकी बाइनरी जो है वो आपकी 8 बिट में निकलेगी। जैसे कि आप कहते हो सर कैपिटल A अगर मैं लिखता हूँ अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी जो बाइनरी बनेगी वो बनेगी 8 बिट में। आप चाहे तो उसको 8 बिट बोलिए या 1 बाइट बोलिए, एक ही बात होती है दोस्तों। जिस तरह से आप कहते हो सर 1000 ग्राम को हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में 8 बिट के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बाइट। ओके, फिर बाइट के जो ग्रुप होते हैं 1024 जो बाइट होती है उसको हम लोग बोलते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, है ना, ये बहुत सी बाइटें चलती रहती है हमारे पास में। तो वो क्या नॉमिनेशंस हैं वो हम लोग किसी दिन और तसल्ली से उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया UTF-8 जो स्कीम है एनकोडिंग स्कीम, वो ये बताती है कि पाइथन में जो भी करेक्टर आपने लिखा है अल्टीमेटली जो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो वो कन्वर्ट होने के बाद में जो बाइनरी बनेगी वो बाइनरी आएगी 8 बिट में। इसी के लिए इसको कहते हैं हम लोग UTF-8। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि खाली UTF-8 अवेलेबल है, हमारे पास में UTF-16 होता है, UTF-32 होता है, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से बहुत से UTF अवेलेबल है। तो पाइथन जो है वो UTF-8 जो है वो बाय डिफॉल्ट यूज करता है। आपको क्लियर है यहाँ तक?
चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि पाइथन जो है यूट्यूब को 8 वाली जो एन्कोड स्कीम है उसको यूज़ करके बाइनरी बनाएगा। पर बाइनरी बनाएगा कैसे? कैसे वो निकालता है? उसकी हम लोग थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने, और इसी प्रोग्राम के अंदर मैं इसी बोर्ड के अंदर मैं थोड़ा-सा इसको साफ कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है? चलिए। अब UTF-8 क्या कहता है? इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरह से उससे बाइनरी बनेगी, वो चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों UTF-8 ये कहता है कि आपके पास जितने भी कैरेक्टर है, आप उनकी एक लिस्ट बना लें। तो दोस्तों बड़ी मजे की बात तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, ये सब पीछे की तरफ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको तो सिर्फ आंखें बंद कर कर अपना प्रोग्राम लिखना है। ये बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है कि पाइथन किस तरह से उसको कन्वर्ट कर रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पाइथन के और बेहतर प्रोग्राम बना सकें। कल को हम अपने पाइथन के जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर UTF-8 है या ISO इनकोडिंग है, वो उनका यूज़ करेंगे और टॉप लेवल पर हम लोग वही यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे जाकर वीडियो देखिए, और जो प्रोफेशनल है वो मेरी बात इजीली समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं दोस्तों वो आपने नहीं बनाए, ये सब कुछ फिक्स होता है पहले से ही कि करेक्टर की यहाँ पे एक लिस्ट होती है जिसमें 0 है, कहीं 1 है, फिर कहीं हमारे पास में @ सिंबल भी तो होंगे सारे। ओके, और हमारे पास में यहाँ पर कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, इस तरह से करेक्टर की लिस्ट है। UTF-8 ये कहता है कि हर करेक्टर के पीछे एक कोड होगा। क्या होगा दोस्तों? एक कोड होगा। जैसे कि 0 के पीछे कोड होता है 48, तो 1 के पीछे कितना होगा? 49, इस तरह से। उसी तरह से @ के पीछे होता है 64, और कैपिटल ए के पीछे होता है 65, और स्मॉल ए के पीछे होता है 97। ये कोड फिक्स है दोस्तों, ये कोड हमने नहीं बनाए। ठीक है? तो ये जो UTF है उसकी टेबल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहता है कि जितने भी कैरेक्टर है उनके पीछे कोड है। तो वो जो कोड है वो मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा है, तो मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। क्या है? डेसिमल फॉर्म है। तो कई बार आप UTF की टेबल नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि भैया ये जो फॉर्मेट है आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, तो वो आपको हो सकता है कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में बताए UTF, हो सकता है \U की फॉर्म में आपको समझा रहे हो, तो उनके अलग अलग फॉर्मेट है। मैं आपको यहाँ पर बेसिक और 0 से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ इनके पीछे एक डेसिमल नंबर मान लो आप। ठीक है? अब चाहे तो इस फॉर्म में लिखे हो, चाहे वो \U की फॉर्म में लिखे हो, या फिर \X की फॉर्म में लिखे हो, ये सब एक चीज़ के फॉर्म है। तो इसी डेसिमल को हम लोग U की फॉर्म में क्या लिखेंगे, X की फॉर्म में क्या लिखेंगे, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग थोड़ा बहुत एडवांस सीख जाएंगे। अभी आप ये मान के चले कि हर कैरेक्टर के पीछे एक नंबर छुपा हुआ है, UTF-8 का एक नंबर छुपा हुआ है, और इन्हीं नंबर से हम लोग क्या निकालेंगे? बाइनरी निकालने वाले हैं। कैसे निकालने वाले हैं? चलिए मैं आपको, आप जो भी चॉइस है वो निकाल देंगे। मैं आपको कैपिटल ए की निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है? तो जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो पाइथन की फाइल है .py, जब भी पाइथन की फाइल में कहीं भी कैपिटल ए आया, तो जाहिर सी बात है कैपिटल ए बी जो भी आएगा, है ना, उसको कहीं ना कहीं हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो वो जो कन्वर्ट करेगा पाइथन, वो कैसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब कभी भी इसको कैपिटल ए दिखाई देता है तो वो उसको कंसिडर करता है 65, और फिर वो 65 की क्या निकालेगा? बाइनरी निकालेगा। अब 65 की बाइनरी कैसे निकलती है? आई होप आपको बाइनरी निकालने आती है। नहीं आती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाइनरी निकालना भी आपको सिखा देता हूँ। कैसे निकालते हैं बाइनरी दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बाइनरी निकालना सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमारे पास मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर है या कोई भी एक चेयर है। ठीक है, इसको समझते पहले। ओके, हाँ हम लोग समझते हैं, यहाँ पर आता है। ये आपके पास कोई चेयर है। ओके, यहाँ पर 2 लोग हैं, 0 और 1। तो या तो आप कहोगे सर इस पर बैठेगा 0 या बैठेगा इस पर 1 बैठेगा, ये 2 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे सर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होंगे 2। अब मैं कहता हूँ मेरे पास में 2 चेयर है, ओके, और 0 1 खूब सारे हैं, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो आप कहेंगे सर या तो कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0, या कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1, या बनेगा 1 0, या बनेगा 1 1। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशन होंगे दोस्तों? 4। उसी तरह से अगर मेरे पास में 3 सीट है तो 0 1 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है ना, बहुत सारे होंगे। आप कहेंगे सर ये सब निकालने पड़ेंगे क्या? नहीं, निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। भाई अल्टीमेटली कितने सिंबल है? आपको सर 2 ही है, तो 2 सिंबल है, 2 सिंबल है, 2 सिंबल है। चेयर कितनी है? आपको सर 1 चेयर, तो यहाँ पर 1 लिख दे पावर में। यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो 2 लिख दे। यहाँ पर कितनी है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दे। अगर 4 है तो 4 लिख दे, 5 है तो 5 लिख दे, 100 है तो 100 लिख दे। तो जब 2 की पावर 1 की बात करते हैं तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, हाँ है ना।
तो यहाँ पर ये सारा काम निकलता है। अगर एक भी चेयर नहीं है तो आप कहोगे सर हमारे पास में 1 आएगा आंसर। तो ये जो सीरीज निकल के आती है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस सीरीज को मैं कहता हूँ कंप्यूटर सीरीज। क्या कहता हूँ मैं इसको? कंप्यूटर सीरीज कहता हूँ। आप कहोगे सर आपने ये नाम क्यों दिया? हालांकि आपको कहीं ऐसा मिलता नहीं पढ़ने को, मैंने इसको अपना नाम दे रखा है अपने मन से। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो इसी सीरीज में काम होगा, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, जो भी होगा वो इसी सीरीज में चलेगा। आप कहते हो सर मैं नहीं मानता, चलिए मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि वाकई में ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, और पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसी तरह से बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, तो इसको भी हम लोग समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर दूँ। तो आपको एक सीरीज मिल चुकी है 2 की पावर की सीरीज। चलो इसको हम लोग लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितनी आपकी इच्छा हो दोस्तों उसको बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब आपको कहोगे सर 2 की पावर 0 क्या होता है? तो मैं इनको खोल के लिख लूँ। तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 मतलब होता है 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 होगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 होगा। इस तरह से आपको कैसे, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई करने में, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है दोस्तों, एक चीज़ आप याद रख लें कि सर जो 2 की पावर होती है 0, उसका आंसर होता है 1, बस इतना सा याद कर लेंगे। चलो याद कर लिया आपने। अब नेक्स्ट टाइम आपको उसको डबल करना है। तो एक का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का कितना होगा? 16, फिर 32, फिर इसका डबल 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो हमने ये सीख लिया कि भैया हमने तो खोल के देख लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, भाई हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये है वो सीरीज जिसके थ्रू हमारा सारा काम कंप्यूटर में होता है। आप कहते हैं सर मैं नहीं मानता, चलिए मैं आपको मनवा भी लेता हूँ। आपने सुना होगा 512 MB की रैम, है ना? 512 MB की रैम आती है। अगर आपने नहीं सुना तो आपने 1 GB की तो रैम सुना है। 1 GB, 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। तो आपका यहाँ पर देखिएगा 1 GB का मतलब 1024 जो होता है, 1024 वो एक्चुअल में यहाँ आया, वो 1000 नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो रैम अगर बनेगी या तो बनेगी 512 की या बनेगी 1024 MB की रैम बनेगी। आप कहते हो सर मेरे पास 2 GB की रैम है, तो 2 GB का मतलब होता है 2048, इसका जस्ट डबल। ठीक है, 2048, तो ये हो गया 2 GB। 2 GB का मतलब हो गया आपका पास में 2048। ओके, तो 512 MB की रैम आती है, 1 GB की रैम आती है, 2 GB की रैम आती है, पर 800 MB की रैम नहीं आती। ठीक है, 250 MB की रैम नहीं आती। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलिए मैं आपको और प्रूफ कर देता हूँ। आपने कभी सुना है 32 बिट कंप्यूटर? हाँ सुना है, शायद नहीं सुना है तो 64 बिट कंप्यूटर सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कंप्यूटर कौन सी बिट कंप्यूटर है। चलिए, अपने पास में सब कुछ फैसिलिटी दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास में कौन से बिट कंप्यूटर है। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ उसको, और यहाँ से हम लोग चले जाते हैं डेस्कटॉप पर, और वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं, बहुत कुछ खोल रखा है मैंने तो। ठीक है, चलिए ये मेरा कंप्यूटर है दिस पीसी, और दिस पीसी में मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया है दोस्तों। क्या किया? राइट क्लिक, और प्रॉपर्टी में जाऊँगा। तो इसकी हम लोग कंप्यूटर की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और प्रॉपर्टी में अगर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 64 बिट कंप्यूटर, ये देखिए दिख रहा है, ये 60 वोट ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू 64 बेस प्रोसेसर। मेरा प्रोसेसर भी 64 बिट है, और उस पर जो मैंने विंडोज़ डाला है, जो सॉफ्टवेयर डाला है विंडोज़ का, वो भी 64 बिट है। तो आपके पास 64 बिट होगा अगर आपने हाल ही में कुछ खरीदा होगा। अगर आप कहते हो सर मेरा तो बहुत पुराना है, तो जरूर वो 32 बिट होगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, अब आप कहते हो कि सर ये क्या हो रहा है ना, 64 32 बिट क्या है? तो दोस्तों जब कंप्यूटर 01 पर काम करता है तो वो एक 01 पर काम करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मुझे 10 स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा बस एक समय में है, तो एक स्टूडेंट को 1 घंटे में पढ़ाऊंगा, दूसरे को दूसरे घंटे में पढ़ाऊंगा, ऐसे करके काम करता हूँ। तो 10 स्टूडेंट को पढ़ाने में मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। आप कहते हो सर एक साथ ही बैठा लो ना 10 को, तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, अच्छी बात है कि मैं एक साथ में 10 स्टूडेंट को बैठाकर पढ़ाऊँ तो 1 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। उसी तरह से कंप्यूटर 1101 पर काम करेगा, या फिर इनका कोई ग्रुप बनाएगा। आपको कैसा ग्रुप बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा कंप्यूटर भी फास्ट काम करेगा। तो ये जो ग्रुप बनता है वो कितने का बनता है? या तो वो बनेगा 32 बिट का, 3201 का ग्रुप बनेगा। तो ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा 3201 के ग्रुप बना के काम करता है, उसको कहा जाता है 32 बिट कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 32 बिट कंप्यूटर है।
अब 32 बिट कंप्यूटर अगर आपने सुने हैं, अगर आपने देखे हैं और नहीं है तो होते हैं दोस्तों। तो 32 बिट के बाद में जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 64 का, मतलब 33 का ग्रुप नहीं बन सकता, न ही ये बनेगा 50 का ग्रुप, ये बनेगा सीधा का सीधा 64 बिट ग्रुप जो अभी कंप्यूटर चल रहा है। तो मेरा कंप्यूटर 64 बिट कंप्यूटर है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कंप्यूटर है वो एक साथ में 6401 पर एक साथ में वर्क करता है। अब फ्यूचर में कौन सा बिट कंप्यूटर आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर में जो कंप्यूटर आने वाले हैं वो है 128 बिट के। समझ रहे हैं मेरी बात? वो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए जाएंगे, याद रखिएगा। तो हमारे पास कोई जमाना था जब 8 बिट कंप्यूटर थे, फिर 16 बिट कंप्यूटर आए, फिर 32 बिट कंप्यूटर आए, फिर 64 बिट आए। यही सीक्वेंस हार्डवेयर फॉलो करता है दोस्तों, और यही सीक्वेंस भी सॉफ्टवेयर भी फॉलो करता है। तो चाहे वो सी हो, चाहे वो सीपीपी हो, चाहे वो जावा हो, कुछ भी हो, सबको यही फॉलो करना है भैया। ओके, चलिए। तो ये कंप्यूटर सीरीज हमने सीख ली है, और इसी कंप्यूटर की सीरीज के थ्रू हम लोग बाइनरी बनाना भी सीख लेते हैं। चलिए, बाइनरी बनाना भी बहुत हमने बात कर ली इसके ऊपर, और इसकी इंपॉर्टेंस भी सीख ली। अब इससे बाइनरी कैसे बनती है ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा साफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दूंगा ये जो सीरीज है उसको मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ पर कि 1 2 4 8 16 32 64 128, इस तरह से। फिर इसको मैं इस तरह से बॉक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं इतना एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, हालांकि इनकी जरूरत नहीं होती है। मैं चलिए मान लेता हूँ कि दोस्तों ये जो मैंने बॉक्सेस बनाया ना, ये वाला, जैसे ये वाला बॉक्स बनाया मैंने, हर बॉक्सेस एक स्विच है। क्या है? एक स्विच है। और स्विच या तो होगा ऑन या होगा ऑफ। अगर स्विच ऑन है इसका मतलब मैं इसको 1 बोलूंगा, तो आप मान लीजिए 1 है। और अगर ऑफ है इसका मतलब वो 0 है। तो मैं यहाँ बोलूँ 0 है या ऑफ है तो उसका मतलब मान लीजिए आप समझ गए। अब बस आपको इतना सा करना है कि जो जो स्विच ऑन है या जो जो स्विच के ऊपर ये स्विच लिखे हुए ना, ये स्विच, हर स्विच के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कि सर इस वाले स्विच के ऊपर 128 लिखा हुआ है, इस वाले के ऊपर 64 लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखे हुए हैं। हर स्विच के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। अब मैं जिस जिस स्विच को ऑन कर रहा हूँ, जिस जिस स्विच को 1 कर रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर जो भी है, जैसे मैंने ये और ये 1 कर दिए, तो उसके जो भी ऊपर नंबर आ रहे हैं उनको आप ऐड कर दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने कर दिया 8 वाले को 1 और 2 वाले को 1, बाकी सब 0 है। और आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 9 लिखिए या 09 लिखिए, वो 9 ही माना जाएगा। तो आगे 0 नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो आगे मैं 0 यहाँ पर नहीं लिखूंगा एक्स्ट्रा, आप चाहे तो लिख दें। ओके, आपकी इच्छा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 1 का है, तो आपको कैसा, एक तो 1 यहाँ पर 8 के है, एक 2 का है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 2 10। तो ये दोस्तों ये 10 की बाइनरी बन गई। ठीक है, अब चलिए मैं आपको 65 की बाइनरी बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप ए लिखते हो प्रोग्राम के अंदर, तो हमारा जो पाइथन है उसको समझता है 65, और फिर उसकी वो बाइनरी निकालेगा। कैसे निकालेगा? तो वो 64 और 1, तो ये 65 हो गया ना दोस्तों, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। ये देखिए, तो जैसे ही हमारा पाइथन जो है ए पढ़ेगा तो ए को 65 मानेगा और उसकी बाइनरी ये बना देगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 आई थिंक, और ये 1। ओके, आपको समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही सिंपल है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब आप कहोगे नहीं सर एक और बना के बता दीजिए, चलो मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। हो सकता है कि आपके स्कूल में, आपकी कॉलेज में, या फिर आपको किसी और ढंग से बाइनरी बनाना सिखाया गया हो। तो दोस्तों वो जो डिवाइड करने वाला मेथड होता है, इट्स अ वेरी लेंथी, तो आप उसको यूज ना करें, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, कंप्यूटर भी ऐसे काम करता है। चलिए, और अगर हम लोग बात करें कि सर एक बाइनरी और बता दूं मैं, चलिए मैं आपको स्मॉल ए की बाइनरी बताता हूँ। तो जैसे आपके कहीं भी पूरे पाइथन फाइल में अगर उसको ए मिलता है पाइथन को, तो वो उसको फटाक से बाइनरी बनाएगा। कैसे बनाएगा? पहले वो स्मॉल ए को कंसिडर करेगा 97, क्या कंसिडर करेगा? 97 कंसिडर करेगा, फिर उसकी बाइनरी निकालेगा। कैसे निकालेगा? तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा दूं, मैं बना कर देख लेता हूँ ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, और यहाँ हम लोग 95 की बाइनरी बना लेते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों बाइनरी बनाना, बच्चों का खेल है। ठीक है, बाइनरी बनाना तो दुनिया में सबको आना चाहिए। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ आपके लिए। अब मुझे 97 बनाना है, तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया 64। देखो 128 लूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने ले लिया 64। तो 64 और 32 ये होता है 96। अब कितना कम पड़ रहा है आपको? एक कम बढ़ रहा है, तो एक को भी ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने 1 लिखे हैं दोस्तों, आप उनके ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लें, मतलब 64 प्लस 32 प्लस 1, ये हो गया 97। बाकी वाले सबको कर दें 0। तो ये हो गई 97 की बाइनरी। मैं लिख देता हूँ 0, फिर 1 1, फिर 4 टाइम्स 0 है 1 2 3 4, फिर 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि यूटीएफ ये कहता है, 8 का मतलब क्या होता है? 8 बिट। वो कहता है कोई भी करेक्टर
जब अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो वो 8 बिट में आंसर आएगा। देखो आप, ये भी आंसर 8 बिट में आ रहा है और ये भी आंसर कितना में आ रहा है, 8 बिट में आ रहा है, हाँ या ना? तो आप इसको 8 बिट कह सकते हो या 1 बाइट कह सकते हो, बात एक ही रहेगी दोस्तों। अब आप कहते हो सर मैं नहीं मानता, हो सकता है आपने कुछ और पढ़ा दिया हो, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। प्रूफ करने के लिए मैं आपका इंटरनेट का सहारा लूंगा और इस पर हम लोग पूछेंगे। तो आप एक बार इसको बाइनरी याद कर लीजिएगा। 65 की बाइनरी होती है 0 1 फिर 5 टाइम 0 फिर 1, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और ये भी आप चाहे तो नोट कर लो, 0 1 1 4 टाइम 0 फिर 1, ये होती है हमारी स्मॉल ए की बाइनरी। चलिए देखते हैं कि इंटरनेट पर जो वेबसाइट अवेलेबल है वो हमारी हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको सीधा ले जाऊँगा वेबसाइट के ऊपर। इसको बंद कर देते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे UTF-82 बाइनरी। तो UTF-82 बाइनरी, देखो सजेशन भी आ गया। तो यहाँ आप यहाँ से कोई भी खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको जो वेबसाइट पसंद आ रही है, जहाँ से भी आपको कन्वर्ट करना कर दीजिए। अब ये कह रहा है कि भैया आप यहाँ पर UTF करेक्टर लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ कैपिटल A, तो आप यहाँ पर कैपिटल A की बाइनरी मिल जाएगी आपको। देखिए ये बिल्कुल वही बाइनरी जो हमने निकाली थी, ये है 0 1 5 टाइम 0 और 1, है ना सही? ओके, चलिए मैं आपको और दिखा देता हूँ। अब मैंने लिखा स्मॉल ए, तो इसकी बाइनरी देखो, और 2 बार लिख दी मैंने, स्पेस भी लिख दिया था, ये लिख दिया ए, तो ए की बाइनरी बन गई ये वाली। अब मान लीजिए पाइथन के प्रोग्राम की बाइनरी कैसे बनती है, ये काम आपको बता देता हूँ। सपोज करो आप यहाँ पर पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो, ये पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए आप ये पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम, और अल्टीमेटली पाइथन उसको बाइनरी में बना रहा है ताकि उसको एग्जीक्यूट कर सके। वो कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर हालांकि होगा नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ लिखते हो PRINT प्रिंट, और फिर इसके आगे आप लिख देते हो डबल कोर्स, और यहाँ लिख दिया HELLO हेलो और डबल कोर्स और ये। तो दोस्तों जैसे आप ये लाइन लिखेंगे प्रिंट हेलो, जो कि पाइथन की एक स्टेटमेंट है, तो अल्टीमेटली पाइथन उसके पीछे यही कुछ बना रहा होगा। आप समझ गए? तो इसमें P की है, R की है, INTF नहीं, TF नहीं, ब्रैकेट है, फिर डबल कोर्स है, फिर HELLO, फिर डबल कोर्स, और फिर हमारा राउंड ब्रैकेट। सारे के सारे यही है। तो आई होप आपको पता चल गया कि हमारा पाइथन का प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, पाइथन उसको किस तरह से कन्वर्ट करता है। इसकी नॉलेज के लिए आपको UTF का नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों, कि UTF को यूज़ करके करता है। तो यहाँ पर वो पाइथन का प्रोग्राम तो मैं चलाया नहीं, मैं तो ये बताया कि ये लाइन अगर आप पाइथन में लिखेंगे तो UTF-80 चलता है, और UTF-8 उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, इस तरह से कुछ कन्वर्ट करने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया कि यार पाइथन के प्रोग्राम जो है किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। हालांकि आप लिखते समय इसका कोई ध्यान ना रखें, कोई आपको परवाह नहीं है, लेकिन पाइथन को परवाह है, पाइथन को चलाना है ना भाई आखिर। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं इंडस्ट्री लेवल के या सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ पर अगर मैं लिखूँ UTF-8 कहीं लिखा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने ये क्यों लिखा है। या UTF-8 के अलावा अगर मैंने कहीं लिखा ISO या ANSI या ASCII, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर कोई एनकोडिंग स्कीम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके थ्रू ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी एम के साथ में कि फ्यूचर में जाकर आपको एडवांस प्रोग्राम में तकलीफ ना हो, तो उसका बेसिक हमने यहाँ पर क्लियर किया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो क्लियर हुआ है, क्योंकि दोस्तों इससे ईजी तो हमारे पास में कुछ था ही नहीं। सबसे ईजी चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पर सबसे ईजी वे में बताइए कि किस तरह से पाइथन में जो करेक्टर होते हैं उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और कैसे काम चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिल लूँगा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।